आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आज पहले थ्योरी को कवर करेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इन सभी को आज डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि राज्य किसी प्रकार की नीति या कानून को लागू करे, उस समय राज्य इन सभी निर्देशों का पालन करे। तो उन सभी निर्देशों के बारे में आज देखेंगे। तो इसका वर्णन भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार संविधान में शामिल हुआ? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो यह मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे बाद में संविधान संशोधन कर इसे शामिल किया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, यह किस प्रकार संविधान में शामिल हुआ। संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था। जो संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव, तो इनका कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है ना। इनका कहना था कि संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होना चाहिए। पहला ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके, जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। ठीक है ना। जो BN राव थे, तो इनके द्वारा कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है, यह 2 प्रकार के होने चाहिए। पहला ऐसा मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को संविधान लागू के तुरंत बाद दिया जा सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार जो कुछ समय बाद दिया जाए, अर्थात जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो, तब दूसरे मौलिक अधिकार को देना चाहिए। तो उसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ठीक है ना। जो दूसरा मौलिक अधिकार है, तो इसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। आगे चलकर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकला कि इसे 2 भागों में बांट दिया जाए। ठीक है ना। संविधान में इसके बाद बहुत सी चर्चा हुई और आगे चलकर इसे 2 भागों में बांट दिया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है। ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है। तो इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चौथा भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को रखा गया, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। तो इसमें जो मौलिक अधिकार है, इसका हनन होने पे हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, तो यह राज्य सरकार पर निर्भर करती है। वह चाहे तो इसे दे भी सकती है और चाहे तो नहीं भी दे सकती है। इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, परंतु जो मौलिक अधिकार है, इसका हनन होने पर हम सीधे न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी बात को आपको याद रखना है। जो मौलिक अधिकार है, तो इसके हनन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, तो यह राज्य पे निर्भर करती है। वह चाहे तो हमें दे भी सकती है, वह चाहे तो हमें नहीं भी दे सकती है।
यह सभी उनके पर्याप्त संसाधन पर निर्भर करती है। इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर। इधर है मौलिक अधिकार और इस साइड राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इनके बारे में जो डिफरेंसेज है इसके बारे में देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकार है तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार को हनन होने पे हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना, जो मौलिक अधिकार है तो इसे हनन होने पे हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, परंतु जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके हनन होने पे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह राज्य पे निर्भर करती है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त होती है। जो मौलिक अधिकार है तो यह हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, परंतु जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होती है, यानी कि जब राज्य सरकार किसी भी नीति को लागू करेंगे तभी जाकर नागरिकों को वह नीति प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो यह पूरी तरह से राज्य पर निर्भर करती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। जो मौलिक अधिकार है तो यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, परंतु जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह समाज के भलाई के लिए है। ठीक है ना, तो ये सभी डिफरेंसेज मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में है। एक बार और इसे कवर कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। जो मौलिक अधिकार है तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। वही जो नीति निर्देशक तत्व है तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। वही नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। जो मौलिक अधिकार है तो इसे हनन होने पे हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, परंतु जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसका हनन होने पर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह राज्य पर निर्भर करती है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त होती है, परंतु जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होती है। जो मौलिक अधिकार है तो यह व्यक्ति के अधिकार है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो यह समाज के भलाई के लिए बनाई जाती है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद हैं उन सभी को। सबसे पहले है अनुच्छेद 36। इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन है। जो अनुच्छेद 36 है तो इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 37 यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद विवाद योग्य भी नहीं है, यानी कि जो अनुच्छेद 37 है तो इसमें यह बताया गया है कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह राज्य पर निर्भर करती है, वह चाहे तो हमें दे भी सकती है और चाहे तो नहीं भी दे सकती है। यह सभी उनके पर्याप्त संसाधन पर निर्भर करती है। ठीक है ना, इसी के लिए जो केटी साथ है इन्होंने महत्वपूर्ण कथन कहा है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है ना, यह कहते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी, यानी कि राज्य के पास जब पर्याप्त संसाधन होगा तभी वह किसी भी नीति को लागू करेगी। अब है अनुच्छेद 38।
इसमें राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 38 में यही कहा गया है कि जो राज्य है यह एक ऐसी व्यवस्था बनाएगी जो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे सके। इसके बाद है अनुच्छेद 39। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेंगे, यानी कि जो ये सभी नीति है इन पर राज्य कार्य करेंगे। पहला है सभी नागरिकों को आजीविका के प्राप्त साधन का अधिकार, यानी कि उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान कराना। दूसरा, भौतिकी संसाधन के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, यानी कि जो भौतिकी संसाधन का स्वामित्व है यह सामान्य जन की भलाई के लिए इसका व्यवस्थित करवाना। तीसरा, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, यानी कि जो धन होते हैं यह किसी विशेष व्यक्ति के पास संकेंद्रित होने से बचाना। चौथा, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, यानी कि जो महिला और पुरुष होते हैं तो इनको कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना। पांचवा, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। ठीक है ना, जो श्रमिक होते हैं तो इनकी शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, तो इन सभी नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करना अनुच्छेद 39 में दिया गया है। तो इसे एक बार और देख लेते हैं। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त संसाधन का अधिकार, यानी कि उन्हें रोजगार प्रदान करना। दूसरा, भौतिकी संसाधन के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। तीसरा, कुछ ही व्यक्तियों के पास जो धन होते हैं इसे संकेंद्रित होने से बचाना। चौथा, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना। और पांचवा, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। अब है अनुच्छेद 39A। जितने भी अनुच्छेद ए बी करके आते हैं वे सभी मूल संविधान में नहीं थे, उसे बाद में संशोधित कर लाया गया था। ठीक है ना। तो अब है अनुच्छेद 39A। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, यानी कि किसी प्रकार की कानूनी कार्य में उन्हें निःशुल्क सहायता प्रदान करना। जो 39A है तो इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है ना, यह मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन है। जो ग्राम पंचायत है तो इसके गठन का वर्णन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज का वर्णन जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका का वर्णन जो कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो जो ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन है तो यह अनुच्छेद 40 में है। आप सभी देखते होंगे कि वर्तमान में जितने भी राज्य हैं हर जगह ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन है। ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। ठीक है ना। अब है अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार, यानी कि कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और साथ में ही सरकारी सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन। इन सभी पेंशनों का अधिकार हमें अनुच्छेद 41 में मिलती है। ठीक है ना। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन आदि। अब है अनुच्छेद 42। इसमें न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध है, जैसे कि गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना, प्रस्तुति सहायता प्रदान करना, यानी कि मैटरनिटी लीव।
जो महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जो मैटरनिटी लीव मिलती है इसे प्रदान करना। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 42 में दिया गया है। ठीक है ना। न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। अब है अनुच्छेद 43, 43A और 43B। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यानी कि मजदूरों को इस प्रकार की मजदूरी दी जाए जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके, और यदि ऐसा न हो तो कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि जो भी काम घर पे किया जाता है इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। अब है अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगी। ठीक है ना। उद्योगों में जो प्रबंधन होती है तो इसमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 43A में है। अब है 43B। तो इसमें सहकारी समिति को बढ़ावा देना, जो सहकारी समिति होती है तो इसके बढ़ावा देने का वर्णन 43B में है। अब है अनुच्छेद 44। ठीक है ना। 44 यानी कि 44। तो इसे याद करने का आसान ट्रिक है। जो 44 है तो यह समान लग रही है, तो इसमें समान सिविल संहिता का वर्णन है। ठीक है ना। जो 44 है तो ये दिखने में दोनों समान लग रही है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो इसमें नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन है। अब है अनुच्छेद 45। बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। जो 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं तो इन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था यह अनुच्छेद 45 में है। 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि अब मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। पहले यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व में था, जो कि अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु इसे संशोधित कर 2002 में इसे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार में इसे जोड़ दिया गया है तो यह अनिवार्य हो गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। पहले यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व में था अनुच्छेद 45 में, तो यह राज्य पे निर्भर था। जो राज्य चाहे तो वह निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए दे सकते हैं, परंतु यह मौलिक अधिकार में शामिल हो गया तो यह सभी राज्यों के लिए अब अनिवार्य हो गया है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है निःशुल्क शिक्षा का, तो इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। तो इन सभी के बारे में मौलिक अधिकार के वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। एक बार और कवर कर लेते हैं। अनुच्छेद 45, इसमें बच्चों को 6 वर्ष आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का वर्णन, जो कि अनुच्छेद 45 में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं तो इन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, तो इसे अब मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। पहले यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व में था अनुच्छेद 45 में, तो यहाँ से इसे हटाकर अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार में आते हैं। तो यह मौलिक अधिकार में आ गए तो यह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व में था, तो यह राज्य पर निर्भर करता था कि जो राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकते हैं और चाहे तो नहीं लागू कर सकते हैं, परंतु यह अब मौलिक अधिकार बन चुके हैं अनुच्छेद 21A के जरिए, तो यह अब सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब है अनुच्छेद 46। राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है ना। जो अनुच्छेद 46 है तो इसमें जो कुछ कमजोर वर्ग है जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 47। लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध का वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 47 है तो इसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार और पोषाहार का बढ़ावा का वर्णन है, और साथ में ही जो शराब होते हैं और नशीली दवा होते हैं इन सभी पर प्रतिबंध का वर्णन है। तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जब तक शराब और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तब तक जीवन स्तर में सुधार और पोषाहार को बढ़ावा कैसे मिलेगी। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 47 में इसी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48, इसमें जो राज्य है यह कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। ठीक है ना। जो राज्य है यह कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने का कार्य करेगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 48 में है। ठीक है ना। कृषि और पशुपालन में ध्यान देना। इसके बाद है अनुच्छेद 48A, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। 48A में पर्यावरण की संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का वर्णन है। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना। जो 48A है तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है, तो इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ही जोड़ा गया था। अब है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन है। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है जैसे कि ताजमहल, लाल किला, तो ये सभी राष्ट्रीय स्मारक है, तो इन सभी का रक्षा करना, इसका वर्णन अनुच्छेद 49 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 50। तो इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में है। जो कार्यपालिका होते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब आते हैं, और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सभी आते हैं। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का वर्णन है। ठीक है ना। यदि यह दोनों साथ हो जाएंगे तो नागरिकों को न्याय किस प्रकार मिलेगी, इससे लोकतंत्र का ह्रास होगा। इसीलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में है। मान के चलिए जो प्रधानमंत्री है या किसी प्रकार के कानून को लाते हैं और जो भारतीय लोग हैं इनके हितों में यह कानून नहीं होती है, तो यह जाएंगे न्यायपालिका के पास। ठीक है ना। न्यायपालिका के पास जाएंगे, यदि मान के चलिए न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ मिल जाएंगे तो वह तो कुछ सुनेंगे ही नहीं, जिससे लोकतंत्र का ह्रास होगा। इसीलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 51। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 51 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। तो यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से यहाँ पे कवर हुए। तो चलिए इन सभी अनुच्छेद को एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। जो अनुच्छेद 36 है तो इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि किसी प्रकार की विधि के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह कानून राज्य सरकार लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद है अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन। इसके बाद है अनुच्छेद 39 राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा। जो राज्य है यह कुछ नीतियों पर कार्य करेगा, जैसे पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है ना। जो राज्य है यह पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा और नागरिकों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन का प्रयत्न करेगा, यानी कि नागरिकों को रोजगार प्रदान करेगा। अब है अनुच्छेद 39A। तो इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है, यानी कि कानूनी मामले में उन्हें निःशुल्क सहायता प्रदान की जाए। इसके बाद है अनुच्छेद 40। तो इसमें पंचायत का गठन का वर्णन है। ठीक है ना। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का अधिकार, जैसे कि वृद्धा पेंशन। ठीक है ना। इस प्रकार के जो सरकारी सहायता होती है इसका अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानवोचित सहायता, जैसे मेटर्निटी लीव, गर्भवती महिलाओं से कठोर शारीरिक श्रम न करवाना। तो न्याय संगत और मानवोचित सहायता प्रदान करने का वर्णन अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी का वर्णन और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का वर्णन अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43A श्रमिक की भागीदारी का वर्णन। अनुच्छेद 43B सहकारी समिति को बढ़ावा देने का वर्णन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता का वर्णन। ठीक है ना। समान सिविल संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु तक देखभाल। जो बच्चों की देखभाल का वर्णन है यह 0 से 6 वर्ष तक की जाएगी। यह अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जैसे कि SC ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का वर्णन। अनुच्छेद 47 पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध का वर्णन। ठीक है ना। पोषाहार को बढ़ावा देना और शराब पर प्रतिबंध का वर्णन अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना, इसका वर्णन अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 48A में है। इसके बाद अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। जो भी राष्ट्रीय स्मारक होते हैं इनके संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। ठीक है ना। जो कार्यपालिका है तो इससे न्यायपालिका को अलग करने का वर्णन अनुच्छेद 50 में है। इसके बाद अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास, इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में है। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे यहाँ पे समाप्त हुए। तो चलिए चलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 2 राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन सी इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 राज्य की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 में है। क्वेश्चन नंबर 4 पंचायती राज के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन नंबर 5 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है। क्वेश्चन नंबर 6 कृषि पशुपालन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
तो इसका वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A में है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 में है। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होने का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।